नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेस में। एडुटेरिया के द्वारा एक और बेहतरीन बुक निकाला गया है एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 वस्तुनिष्ठ ऑल आउट के नाम से। इस बुक का अगर विषय सूची देख सकते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग क्लास का एक जगह प्रश्न जो है वो किया गया है, जो काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है। और आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं इतिहास के क्लास 6 के प्रश्न, जिसमें 10 चैप्टर को जो है वो सम्मिलित किया गया है। आइए एक एक प्रश्न का फुल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले एग्जाम में, क्योंकि आजकल के एग्जाम का पैटर्न जो है एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा जाने लगा है। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ जो है कहाँ स्थित है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में। सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान में जो है वो स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु को हिदोस अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा। सिंधु को हिदोस अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ईरानी तथा यूनानी। क्या है, ईरानी तथा यूनानी ने। सबसे पहले ईरानी तथा यूनानी ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा, और इस नदी के पूर्व के क्षेत्र को इंडिया कहा। पूर्व के क्षेत्र को क्या कहा, इंडिया कहा। अगला प्रश्न है कि पांडुलिपियों को निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है। पांडुलिपियों को, और इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत में भी लिखा गया, तमिल में भी, प्राकृतिक में भी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या है, इनमें से सभी हो जाएगा। पांडुलिपियां हाथ से लिखी जाती थी प्राचीन काल में। संस्कृत, प्राकृतिक, तमिल भाषा में बड़े स्तर पर पांडुलिपियों को लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि। पहला, बड़े आकार के कारण, समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण। सत्य कथन को जो है वो चुनना है। तो बड़े आकार के कारण भी, और समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों में बटे होने के कारण भी। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। दक्षिण एशिया, जो आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन अथवा म्यांमार का आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों में बटे होने के कारण जो है इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पांडुलिपियों का क्या महत्व है। यहाँ पर है प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा, राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा, स्तंभ लेखों के अध्ययन में। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों सही है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। दक्षिण जो अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है कि लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना, और वे पुस्तकें जो है हाथों से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़ के पत्रों या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले जो भुर्ज नामक पेड़ की छाल होता है वो विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पे लिखा जाता है। इतने वर्षों में कई जो है पांडुलिपियां की कीड़े ने खा लिया या कुछ जो है नष्ट हो गया। ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन शैली, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों के चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ जो महाकाव्य है, कविताएं हैं, नाटक है, इनके कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में भी। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग जो है वो करते थे। तो ये सही है, आंसर डी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली थी। तो ये हमारा जो है दोनों सही है। तो सत्य कथन हो जाएगा 1 और 2 दोनों जो है सही है। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम में, जिसे वर्तमान जो कश्मीर में है बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तबास कहते थे। क्या कहते थे, तो गर्तबास कहते थे या गर्तबास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। तो क्या है, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। संभावित रूप से सबसे पहले मनुष्यों द्वारा कहाँ गेहूं, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालन प्रारंभ किया गया, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेहरगढ़ में। क्या है, मेहरगढ़ में। सर्वप्रथम मेहरगढ़ में मनुष्यों ने जौ, गेहूं जैसे अनाज का उत्पादन एवं भेड़ बकरी पालन जो है वो प्रारंभ किया था। 12,000 साल पहले घास वाले मैदान क्यों बनने लगे,
और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो जलवायु परिवर्तन के कारण। जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे अन्य जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही विकल्प है। तो औजार जो है पॉलिश किए जाते थे, बिल्कुल। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, तो ये भी सही। आंसर हमारा जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। लगभग जो है 9500 ईसा पूर्व के समय में नवपाषाण काल की शुरुआत मानी जाती है। कब मानी जाती है? 9500 ईसा पूर्व में। इसी समय कई स्थलों पर पत्थर के औजार भी मिले। इनमें से कई औजार पहले के पुरापाषाण कालीन औजारों से भिन्न है, इसलिए उन्हें नवपाषाण कालीन कहा गया है। इनमें ऐसे उपकरण शामिल थे जिनमें ठीक से काटने के लिए धार दी गई थी और अनाज तथा अन्य पौधों के उत्पाद को पीसने के लिए ओखल और मुसल का जो है उपयोग किया जाता था। ओखल और मुसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए हजारों साल बाद आज भी किया जाता है। साथ ही साथ पुरापाषाण प्रकार के उपकरण बनाए गए और इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ औजार जो है हड्डी के भी बने मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? एक जगह रुकने के कारण वहां के फल, वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, सही है। शिकार ढूंढने के कारण ये भी सही है। मवेशी का चारा ढूंढने के लिए ये भी सही है। मौसम बदलने के लिए ये भी सही। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। 1, 2, 3 और 4 लगभग जो है सही है। अखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा जो है कई कारण होता है कि एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जो है वो क्या करता है, जाना पड़ता है, दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। दूसरा कारण है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए भी एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। इन जानवरों को शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण भी है कि पेड़ों और पौधे के फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। चौथा कारण है कि किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों को जीवित रहना संभव नहीं होता है पानी के बिना, और पानी झीलें, झरने, नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियां और झीलों को पानी कभी नहीं सूखता है, कुछ झील नदियां के पानी बारिश के बाद ही मिलता है। इसलिए इससे झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में भी पानी की तलाश में इधर उधर जो है वो जाना पड़ता होगा। तो आंसर हमारा जो है ये चारों करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है मेसोलिथिक। मेसोलिथिक या मध्यपाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट का सही विकल्प जो है वो चुने। इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था, ये तो बिल्कुल सही है। पत्थर के औजार आकार में बड़े थे, तो ये हमारा जो है ये गलत है। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित है, तो ये भी जो है वो गलत है। इसका सही आंसर हमारा जो होगा सी, केवल 1 हो जाएगा। लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 पहले तक के काल को मेसोलिथिक यानी मध्य प्रशस्त्र, इसको कह सकते हैं कि मध्य प्रशस्त्र कहा जाता है। इस अवधि के दौरान पाए जाने वाले पत्थर के औजार सामान्य रूप से छोटे और माइक्रोलिथ कहा जाता था। माइक्रोलिथ संभवतः आरी और हसिया जैसे उपकरण बनाने के लिए हड्डी या लकड़ी के हैंडल पे लगाए गए सूक्ष्म पत्थर थे। इस समय तक पुराने किस्म के औजार भी उपयोग में जो है वो आते थे। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी ही सिर्फ सही है। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? अंत होने का क्या परिणाम हुआ? और आइए देखते हैं एक एक कर। हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया, बिल्कुल। मोहरों, लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया, सही। कच्चे माल का आयात घट गया, नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई, बिल्कुल सही। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 ये चारों जो है वो परिणाम हुआ। हड़प्पा सभ्यता में शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, हड़प्पाई नगरे के लोगों ने छोड़ दिया, मोहरे, लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया, इसके चलते कच्चे माल का आयात घट गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का भी विकास हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें। एक तरफ वस्तु है और एक तरफ जो है आयात स्थान है। अगर तांबा की बात करें तो राजस्थान से, टीन की बात करें तो अफगानिस्तान से, सोना की बात करें तो वो है कर्नाटक से। तो इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 13 के बी हो जाएगा। क्या है? 13 के बी हो जाएगा।
हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई है, क्या क्या अटकलें जो है वो लगाई है, ये देखना है। तो आइए देखते हैं। नदियों के सूखने के कारण बिल्कुल, जंगलों के विनाश होने के कारण ये भी लगाया है, चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण ये भी है, बाढ़ के कारण ये भी है, शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण ये भी है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4 और 5, ये पांचों है। हर विद्वान ने अलग अलग लगाया है। लगभग 3900 पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया, दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई, सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई है, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि किसी भी नगरों का अंत जो है कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। कई लोग का अलग अलग मत है। आंसर इसका जो है डी हो जाएगा। हड़प्पा कहाँ अवस्थित है, क्या है हड़प्पा जो है वो कहाँ अवस्थित है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 15 के, वो बी हो जाएगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, क्या है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो है स्थित है। नेक्स्ट है, महान स्नानागार कहाँ अवस्थित है, महान स्नानागार। इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो में, क्या है मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया है, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल जो है वो किया गया था। निम्न में से अग्निकुंड कहाँ मिले हैं, अग्निकुंड जो है वो कहाँ मिले हैं। तो अग्निकुंड तो कालीबंगन में मिला है और लोथल में मिला है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जो संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। अगला है, हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी, हड़प्पाई नगरों की। तो आइए देखते हैं। विशाल स्नानागार, गुड स्नानागार, यही ये भी सही। योजनाबद्ध नगर निर्माण, ये सही। पकाई गई ईंटों का प्रयोग, ये भी सही। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ये तीनों। हड़प्पाई सभ्यता के नगर अपने काल में सबसे समृद्ध नगरीय व्यवस्था थी। इसमें विशाल स्नानागार था, अन्नागार था, भवन निर्माण के लिए पकाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ था, योजनाबद्ध नगर निर्माण हुआ था। हड़प्पाई सभ्यता के सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक था जो योजनाबद्ध नगर निर्माण हुआ था। अगला है, इनाम गांव के प्राचीन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है सही है ये हमें बताइए। इस घोड़ नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, जो भीमा नदी के ही एक सहायक नदी है। तो बिल्कुल जो है ये सही है। इस स्थल पर लगभग 3600 से 2700 वर्ष पूर्व प्राचीन मानवों का निवास था, ये भी सही है। इस स्थल पर दफनाने का समान प्रथा के अंतर्गत वयस्कों को जमीन में सीधा लिटाया जाता था, जिसमें उनका सिर दक्षिण दिशा की ओर होता था, ये गलत है। सिर जो है वो उत्तर दिशा की ओर होता था। तो आंसर हमारा जो है 1 और 2 सही है, यानी केवल एक जो है वो सही है। क्या है, एक सही है। यहाँ वयस्कों के आमतौर पर जमीन में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, जिनका उनका सिर उत्तर दिशा की ओर होता था। कभी कभी शवों को घरों के अंदर ही दफनाया जाता था। शवों के साथ ऐसे बर्तन भी रखे जाते थे जिनमें शायद भोजन और पानी होता था। बस्ती के केंद्र में स्थित एक 5 कमरों वाला घर, जो इस स्थल के सबसे बड़े घरों में से एक था, कि आंगन में एक व्यक्ति का शव 4 पैरों वाले एक बड़े मिट्टी के जार में दफनाया हुआ मिला। इस घर में एक अन्नागार भी था। सब को पालथी मारे हुए पैर मोड़कर स्थिति में जो है वो रखा गया था। तो इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या ए हो जाएगा। इनाम गांव का पुरातात्विक स्थल आज के महाराष्ट्र राज्य में जो है वो स्थित है। कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऋग वैदिक काल में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, और इसका सही आंसर हो जाएगा, उन्हें उनके मालिकों की संपत्ति माना जाता था। उन्हें मालिकों की संपत्ति जो है वो माना जाता था। कभी कभी जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, उन्होंने खुद को आर्य बताया और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहा। ये ऐसे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद अलग भाषाएं बोलते थे। बाद में दास और इसका स्त्रीलिंग रूप दासी शब्द का अर्थ गुलाम हो गया। गुलाम ऐसे स्त्री पुरुष होते थे जिन्हें अक्सर युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिकों की संपत्ति माना जाता था और मालिक उनसे अपनी मर्जी का कोई भी काम करवा सकते थे। नेक्स्ट है, ऋग वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का जो है वो चयन करना है। तो राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी, गलत। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था, ये भी गलत। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से जो है वो कोई नहीं।
1500 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व के काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल के दौरान कार्य संपादन के संदर्भ में 2 वर्गों का वर्णन मिलता है। पहला पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी जो है वो कहा गया है, और जो विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न करवाता था, और दूसरे वर्ग राजाओं का था। इन राजाओं के पास न तो राजधानी नगर थे, न महल और सेनाएं थी, और न ही वे जो है कर एकत्र करते थे, कर एकत्र नहीं करते थे। समान रूप से राजा का पुत्र राजा नहीं बन सकता था। यानी दोनों ये जो कथन है वो सही नहीं है। महापाषाण में मृतकों के विशिष्ट बर्तनों में दफनाया जाता था, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है काले और लाल बर्तन। महापाषाण में दफन विशिष्ट बर्तनों में किया जाता था, उन्हें काले और लाल बर्तन कहा जाता है। कभी कभी इन कब्रों में लोहे से बने औजार, हथियारों, सोने और पत्थरों का आभूषण भी जो है वो क्या है, पाया गया है। क्या है? पाया गया है। चलिए 23वां है कथन और कारण का प्रश्न। कथन में कह रहा है कि महाजनपदों के शासकों ने संसाधन जुटाने के लिए नियमित अधिकारियों की नियुक्ति शुरू की। कारण, जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए अवसर आधारित दान, विशाल किलों के निर्माण और बड़ी अस्थायी सेनाओं के रख रखाव के संसाधनों की मांग को पूरा करने के लिए प्राप्त नहीं थे। तो इसका सही आंसर जो होगा कि ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही जो है वो व्याख्या है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। चूंकि महाजनपदों के शासक विशाल किले बनवा रहे थे और बड़ी सेनाएं रख रहे थे, इसलिए उन्हें अधिक संसाधनों की आवश्यकता थी, और इन संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए उन्हें अधिकारियों की जरूरत थी। अतः जनपदों के राजाओं की तरह लोगों द्वारा कभी कभार लाए जाने वाले उपहारों पर निर्भर रहने के बजाय उन्होंने नियमित रूप से कर वसूलन शुरू कर दिया। फसलों पर कर, शिल्पकारों पर कर, पशुपालक कर के रूप में जानवरों और पशु उत्पाद देते थे, व्यापार के माध्यम में लाए गए सामान पर कर, शिकारी और संग्राहकों को राजाओं को वन उत्पाद देने पड़ते थे। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। सिकंदर महान किस नदी के तट पर पहुंचा था, जिसके बाद उसके सैनिकों ने और आगे पूरब की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो ब्यास। क्या है? ब्यास नदी। 2300 साल से पहले यूरोप के मैसेडोनिया में रहने वाला सिकंदर नाम का एक शासक पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। बेशक वह पूरी दुनिया तो नहीं जीत पाया, लेकिन उसने मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों को जरूर जीत लिया और भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंच गया था। वह ब्यास नदी के किनारे तक आ पहुंचा। जब उसने पूरब की ओर आगे बढ़ना चाहा तो उसके सैनिकों ने मना कर दिया। वे डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि भारत के शासकों के पास पैदल सैनिकों, रथों और हाथियों का विशाल सेनाएं था, और ब्यास नदी में जो है बाढ़ आया हुआ था। तो पानी की इतनी उफान था कि कुछ सैनिक जब तैरने की कोशिश किए या नाव छोटा सा लेके पार होने के लिए, तो वो बह गया। इसलिए वो लोग जो है वो डर गया और आगे बढ़ने से क्या है, इनकार कर दिया। बज्जी संघ की सभाओं में भाग लेने के लिए किन समूहों को सख्ती से बाहर रखा गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा महिलाएं, दास और कर्मकार। किसी गण या संघ में एक नहीं बल्कि कई शासक होते थे, और हर एक को राजा कहा जाता था। ये राजा मिलकर अनुष्ठान करते थे। वे सभाओं में भी मिलते थे और चर्चा तथा बहस के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और कैसे करना है। उदाहरण के लिए अगर उन पर कोई दुश्मन हमला कर देता था तो वे मिलकर चर्चा करते थे कि इस खतरे क्या है, इस खतरे से निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए। हालांकि इन सभाओं में महिलाएं, दास और कमकार हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। अगला है बज्जी संघ का वर्णन जो है किस पुस्तक में है? सही आंसर हो जाएगा दीघ निकाय में। क्या है? दीघ निकाय में वर्णन है। बज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इनमें करीब 2300 साल पहले लिखा गया। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया है। गण या संघ में कई शासक होते थे और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ जो है वो संपन्न करते थे। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये बताइए। तो महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी, बिल्कुल सही। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी, ये भी सही। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। ऋग वैदिक काल की तुलना में अब समाज जटिल हो रहा था। पुरोहितों ने लोगों को जो है 4 समूहों में विभाजित कर दिया था, जिन्हें वर्ण कहा जाता था। इनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य जो है वो निर्धारित है। पहले वर्ण ब्राह्मण का था, दूसरे स्थान पर शासक थे जिन्हें क्षत्रिय भी कहा जाता, तीसरे पे बीस या वैश्य था, और अंतिम जो है क्षुद्र थे। नेक्स्ट है महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। इसमें से असत्य कथन जो है वो कौन है?
तो हल के फल अब लोहे के बनने लगे, ये सत्य है। धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हो गया, ये भी सत्य है। तो आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2 जो है असत्य है। महाजनपद युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरा कि लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों को बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान के पौधा तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी जो है वो ज्यादा होने लगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रित धूसर मृत भांड। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए चित्रित धूसर मृत भांड का उपयोग किया जाता था। इस प्रकार के पात्रों में अधिकतर बालियां माने थालियां और कटोरियां ही मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने होते थे। संभवतः इनका प्रयोग जो है वो विशेष अवसरों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए भी किया जाता है। ये पात्र मिट्टी से बनाए जाते थे। अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को जो है चुनना है। अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया, सही है। इसे ब्राह्मी भाषा में लिखा गया, गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा केवल एक होगा। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से जो है वो प्राप्त हुआ। इस अभिलेख में अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। इस अभिलेख में इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियां तथा भाषाओं में है, यूनानी तथा अरामेइक। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। जनपद का क्या अर्थ होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा जन के बसने की जगह। जनपद मतलब जन के बसने की जगह। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है। महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2500 साल पहले हुआ। क्या है? 2500 साल जो है वो पहले हुआ है। वर्तमान करीब 2500 साल वर्ष पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियां की किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय दर्शन की शाखा को उसके संस्थापक से मिलाइए। एक तरफ भारतीय दर्शन है, एक तरफ संस्थापक है। अगर वैशेषिक के कहा जाए इसका हो जाएगा वो है कनाद। योग के कहा जाए तो वो हो जाएगा पतंजलि। सांख्य के कहा जाए तो ये हो जाएगा कपिला। अब पूर्व मीमांसा के कहा जाए तो ये है जैमिनी। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या? ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को जो है वो चुनना है। तो उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया, बिल्कुल सही। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया, ये गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो केवल एक सही है, ए सही है। सबसे प्रसिद्ध व्याकरण विदों में से एक पाणिनि थे, जिन्होंने संस्कृत के लिए एक व्याकरण जो है तैयार किया। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर और व्यंजन की व्यवस्था की और फिर इनका उपयोग बीज गणित में पाए जाने वाले सूत्र की तरह सूत्र बनाने में जो है वो किया। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ। क्या है? सारनाथ में जो वो दिए थे, जो कि वाराणसी के निकट में स्थित है। क्या है? वाराणसी के निकट में है। और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया बिहार में पीपल के नीचे जो है वो प्राप्त हुआ था। बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है वो विचार कीजिए और से कौन से कथन जो है सत्य है ये हमें बताना है। तो बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा या लालसा को बताया, बिल्कुल सही। उन्होंने कहा आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है, ये भी सही। आंसर हमारा जो होगा सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। क्या है? 1 और 2 जो है दोनों सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 37वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि उपनिषद शब्द का सही अर्थ क्या है? और इसका सही आंसर हमारा जो है वो बी है, गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठना। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में जो है प्रस्तुत किए गए हैं।
संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? और इसका आंसर हो जाएगा पाणिनि ने। क्या है? पाणिनि ने। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? और इसका आंसर हो जाएगा वो है प्राकृतिक में। क्या है? प्राकृतिक भाषा में दी थी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों को शिक्षाओं को समझ सके थे। अगला है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है ये हमें बताना है। तब मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, सही है। साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया, ये भी जो है वो सही है। क्या है? सही है। तो आंसर हमारा 40 का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों है। महावीर जैन की शिक्षा सरल थी। उनके अनुसार सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें हिंसा के नियमों को कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करना चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों को शिक्षाओं को समझ सके। अगला है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में जो है वो मिलता है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है विनय पिटक में। क्या है? विनय पिटक में। महावीर तथा बुद्ध दोनों को ही मानना है कि घर का त्याग जो है वो करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में जो है वो मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में जो है वो सही नहीं है? सही नहीं है। तो संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, सही है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, ये भी सही है। विवाहित जो है स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, ये गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। विनय पिटक में हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते हैं। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी, ना कि जो है माता पिता से अनुमति लेनी होती है। अगला है, महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है वो विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। क्या है? सही है। बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है वो विचार करिए, बताइए कि सत्य कथन जो है वो कौन सा है। सत्य कथन कौन सा है? तो बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय थे। वे भारत के बाहर जापान, चीन, दक्षिण कोरिया में काफी लोकप्रिय, ये भी सही। विज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे, ये गलत है। हमारा जो हो जाएगा 2 और 3 सही। आंसर बी हो जाएगा। 44 का जो है वो क्या है? बी आंसर है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है अश्वघोष। क्या है? अश्वघोष। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष थे। ये कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। पार्श्व और वसुमित्र जैसे बौद्ध दार्शनिक तथा नागार्जुन जैसे विद्वान कनिष्क के दरबार में जो है वो विद्वान थे। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में कौन से कथन सही है ये हमें बताइए। तो बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला, सही है। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। थेरवाद बौद्ध धर्म के सबसे पुरानी और सबसे पारंपरिक शाखाओं में से एक है। यह मुख्य रूप से थाईलैंड, म्यांमार, जो बर्मा, श्रीलंका, कंबोडिया और लाओस जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में प्रचलित था। थेरवाद नाम का अर्थ है बुजुर्गों की शिक्षा। थेरवाद का अर्थ जो है वो क्या है? तो इसका जो अर्थ है बुजुर्गों का शिक्षा, बुजुर्गों की शिक्षा कह सकते हैं, बुजुर्गों की शिक्षा। नेक्स्ट है, प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था, क्या कहलाता था? तो यह है प्रदक्षिणा। क्या है? प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा पथ एक पथ था जो स्तूप के चारों ओर बिछाया जाता था। यह रेलिंग से घिरा हुआ था। पथ में प्रवेशों द्वारा
प्रवेश द्वारा से होता था और भक्ति के प्रतीक के रूप में भक्त स्तूप के चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं। दोनों रेलिंगों और प्रवेश द्वारों को मूर्तियों से सजाया गया था। साम्राज्य में ऐसी कौन सी सामाजिक और धार्मिक समस्याएं थी जिन्होंने अशोक को परेशान किया और उन्हें धर्म के प्रसार के लिए प्रेरित किया? विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच आपसी संघर्ष, दासों और सेवकों के साथ दुर्व्यवहार, परिवारों और पड़ोसियों के बीच आपसी झगड़े। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीनों। क्या है? तीनों, 1, 2 और जो है वो तीनों। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा या किसी प्रकार के बलिदान की प्रथा शामिल नहीं थी। उनका मानना था कि जिस तरह एक पिता अपने बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करता है, उसी तरह उनका भी यह कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को सही राह दिखाएं। वे बुद्ध की शिक्षाओं से भी प्रेरित थे। अगला है, यह एक विशाल और सुंदर नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। यहाँ 2 और 3 मंजिला मकान लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। पाटलिपुत्र की भव्यता और वास्तुकला का वर्णन करने वाला उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस प्राचीन यात्री द्वारा लिखा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। क्या है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज एक राजदूत था। क्या है? राजदूत था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि राजदूत था या यात्री था, जिन्हें पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका जो है वो विवरण किया, और उस मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम जो है वो है इंडिका है। क्या है? इंडिका है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौर्य काल के दौरान करों और नजराने के बीच के अंतर को सबसे अच्छी तरह से स्पष्ट करता है? और इसका सही हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किया जाते थे तो वही नजराना अनियमित रूप से जब संभव हो इकट्ठा किया जाता था। तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। आंसर हमारा जो है सी हो जाता था। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 1300 साल पहले हुई थी। इसके संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य थे। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम के किताब में जो है वो मिलते हैं। अगला है, मौर्य साम्राज्य में निम्न में से कौन सा नगर उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का प्रमुख जो है वो मार्ग था? और इसका सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला। क्या है? तक्षशिला। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। तो आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था उसका नाम जो है वो क्या था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 53 के डी, मेगास्थनीज था। क्या है? मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। निम्नलिखित में कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का जो है सही क्रम है? तो हिंद, यवन, शक, हिंद, पार्सियन और कुषाण। आंसर हमारा जो है वो 54 का सी हो जाएगा। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? और इसका सही आंसर हो जाएगा धम्म महामाथ। धम्म महामाथ। नेक्स्ट है, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही है ये हमें बताना है। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। बिल्कुल सही। अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में। गलत है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया। यह भी सही है। पहला और तीसरा जो है वो सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो है किस भाषा में है? तो अगर प्रश्न पूछा जाए तो प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। क्या है? ब्राह्मी जो है लिपि की अगर बात करें तो ब्राह्मी लिपि में है। निम्नलिखित में किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख जो है वो प्राप्त हुए हैं? तो कंधार से भी, ब्रह्मगिरी से भी, जौगढ़ से भी, गिरनार से भी, लुम्बिनी से। उपरोक्त में से सभी। क्या है? उपरोक्त में से सभी से प्राप्त हुए हैं। अगला है, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था? कहाँ भेजा था? तो इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा सीरिया, श्रीलंका, मिस्र सही सभी जगह भेजा था। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे।
अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भी भेजा। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? और इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल या गवर्नर जो है वो दिया जाता था। प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास के संदर्भ में कडेसियर और अधिमयी शब्दों का प्रयोग प्राय निम्नलिखित में किस श्रेणी को दर्शाने के लिए किया जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा भूमिहीन, कृषि मजदूर और दास। भूमिहीन, कृषि मजदूर और दास। संगम मुबेंदार द्वारा धन और संपत्ति एकत्र करने के तरीके के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो वे नियमित कर नहीं वसूलते थे, उनके बजाय वे उपहार और भेंट जो है वो लेते थे। तो आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो है कौन सा वंश था? और इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाण। कुछ शासकों ने इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक उन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से जो है सुरक्षा देते थे। अगला है, रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिर्च का। क्या है? काली मिर्च का जो है सबसे अधिक थी। संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है बी, तमिल से। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। क्या है? संगम साहित्य कहते हैं। और इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन जो है वो किया जाता था। गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया जा गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कब शुरू हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 65 के सी, 3000 साल पुराने। क्या है? 3000 साल पुराने। दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा सातवाहन। क्या है? सातवाहन जो है वो कहे जाते थे। निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है? कुषाणों की दूसरी राजधानी जो है वो मथुरा रहा था। क्या है? मथुरा रहा था। कनिष्क कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसके साम्राज्य की राजधानी फिरोजपुर या पेशवार थी। क्या है? पेशावर थी। लगभग 2000 ईसा पूर्व मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण जो है वो केंद्र था। अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है पुडुचेरी। क्या है? पुडुचेरी। नेक्स्ट है, आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन जो है वो गलत है ये हमें बताना है। आहत सिक्के समानता आयताकार, वर्णाकार या गोलाकार होते थे। सही है। आहत सिक्के को समानता ढालकर बनाया जाता था। गलत। यह सिक्के चांदी या तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे। ये भी सही हो जाएगा। और 69 का जो हो जाएगा बी। क्या है? बी। केवल 2 जो है वो गलत है। क्या है? 2 गलत है। मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किनका उल्लेख मिलता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सुनारों को, लोहार एवं बुनकरों को, टोकरी एवं माला बनाने वालों को। उपयुक्त में से जो है वो सभी। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशंसा। क्या है? प्रशंसा। समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया था? समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा हरिसेन ने किया था। क्या है? हरिसेन ने किया था। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई गई? हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 12 बताया। क्या है? 12 बताया गया। विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय का। 58 ईसा पूर्व। क्या है? 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत को स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो धारण की थी। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका? और इसका सही आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने। क्या है? पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन मगध तथा समतल बंगाल की को भी जीतकर उन्हें पूरब में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने जो है उन्हें रोक दिया। पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई थी, ये कथन जो है वो सत्य नहीं है। लगभग
इस पूर्व बने दिल्ली के महरौली के लौ अवस्था में निम्नलिखित में से किस शासक का जिक्र किया गया है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए चंद्र का, क्या है, चंद्र का। निम्नलिखित में कौन सा जो है वो मिलान गलत है? मिलान जो है गलत है, ये हमें कौन सा मिलान जो है वो गलत है, यहाँ पर देखते हैं 78 का प्रश्न का। तो आर्यभट्ट या आर्यभट्ट सही है। मणि मिखलई क्या है? मणि मिखलई के जो है वो इलांगो नहीं है, इलांगो नहीं है। एक और तमिल महाकवि मणि मिखलई के करीब 14 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया है। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां जो है दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली है। तो इलांगो नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा यूं ही, ठीक है। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा, 78 के बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन संयुग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ शब्द है, एक तरफ जो है वो अर्थ है, सुमेलित नहीं है। धातु मंजूषा अफसोस या मूल्यवान वस्तुओं को रखने का पात्र। प्रदक्षिणा पथ स्तूप के चारों ओर परिक्रमा हेतु मार्ग सही है। वेदिका गर्भगृह में ऊपर स्थित शिखर गलत है। तोरण क्या है? तोरण जो है स्तूप या वेदिका का अलंकृत प्रवेश द्वार। इसका सही आंसर हो जाएगा 79 के बी, केवल 3। शाब्दिक अर्थ क्या? स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला होता है, क्या है? टीला होता है। महाबलीपुरम के आकस्मिक मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन कौन सही है ये बताना है। इन मंदिरों का निर्माण एक ही विशाल चट्टान को तराश कर किया गया था, बिल्कुल जो है वो सही है। इसके निर्माण में नीचे से ऊपर की ओर पत्थरों को जोड़ा जाता है था, गलत है। या ईंट निर्मित पत्थरों से निर्माण पद्धति की दृष्टि से भिन्न भिन्न थे, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा 2, 1 और 3 सही है। आंसर हमारा जो है 1 और 3। ये था हिस्ट्री का एनसीईआरटी क्लास 6। अगले वीडियो में हम लेकर आए हिस्ट्री का ही एनसीईआरटी क्लास 7 का प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।